भागते हुए किसी तरह अपने घर आ पहुंचा। जी हाँ, गांव वालों ने उसे एक झोपड़ी दे रखी थी जिसमें कुछ खाने पीने के सामान, सोने के लिए बिछौना और कुछ छोटे मोटे बर्तन मौजूद थे। इधर घर पहुंचते ही भैरू ने तुरंत घर का दरवाजा बंद कर दिया और अपने बनियान से वो सांप का बच्चा निकालकर अपने पानी पीने के लोटे में डाल दिया और उसे एक छोटे से कटोरे से ढक दिया। इतना करने के बाद वो चुपचाप जाकर अपने बिस्तर पर लेट गया। सामान्यतः तो ऐसी घटनाएं देखने के बाद किसी को नींद आना मुश्किल ही था, किंतु भैरू, क्योंकि वो पूरी तरह से ठेठ पागल था, इसलिए उसे 7 मिनट से अधिक नहीं लगे नींद आने में। अब भैरू गहरी नींद में खर्राटे मार रहा था। उसके खर्राटे की आवाज चारों तरफ गूंज रही थी। रात गहरा चुकी थी। पूरे गांव में मरघट सा सन्नाटा छाया हुआ था। भैरू भी गहरी नींद सो रहा था कि अचानक उसे अपने आसपास अजीब सी आवाज सुनाई दी। आवाज ऐसी थी जैसे बर्तन के भीतर से कोई चीज हिल रही है। अब ऐसे सन्नाटे भरी रात में ये आवाज सुनकर अचानक भैरू की नींद टूट गई और वो अपने स्थान पर उठ बैठा। उठते ही वो तुरंत अपने गर्दन इधर उधर घुमाकर चारों तरफ देखने लग गया। उसकी झोपड़ी में एक पीले रंग की रोशनी फेंकती 0 बल्ब लगी हुई थी। वो वर्षों से उसी बल्ब का आदी था, तो उसे उस रोशनी में भी सब कुछ स्पष्ट नजर आ रहा था। पर ये क्या, लाख कोशिश करने पर भी उसे अपने आसपास कुछ नजर नहीं आया। थोड़ी देर देखने के बाद वो फिर अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। पर अभी उसे नींद आई ही थी कि फिर से वो आवाज उसके कानों में गूंजी। आवाज कुछ ऐसी थी, ठक 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 ठक। इस बार आवाज सुनते ही भैरू ने तुरंत अपनी आंखें खोली और सीधे उस आवाज की दिशा में देखा। तो उसने पाया कि ये तो वही लौटा था जिसमें उसने मशान से लाकर उस सांप के बच्चे को डाला था। लौटे को हिलते हुए देखते ही उसे तुरंत सांप की बात याद आई और उसने उठकर उस लौटे के मुंह से कटोरा हटाया। पर कटोरा उठाते ही जो उसने देखा उससे उसे बहुत हैरानी हुई। जो छोटे से सांप का बच्चा अब तक उस लौटे की तलहटी के नीचे कहीं गुम था, अब वो पूरे लौटे में भर चुका था। यानी कि इतने से समय में ही वो अपने पुराने आकार से बहुत बढ़ चुका था। अब भयभीत करने वाली बात ये भी थी कि अभी उसके आकार के साथ साथ उसका स्वभाव भी थोड़ा उग्र सा दिख रहा था। वो धीमी धीमी आवाज में अजीब तरीके से फुफकार रहा था। पर फिर भी उसके व्यवहार का भैरू पर कोई खास असर नहीं पड़ा, क्योंकि सांप अब लोटे से बड़ा हो चुका था। तो उसने चुपचाप लोटे का मुंह का ढक्कन हटाया और उसे ले गया तथा अपने चावल बनाने की हांडी में डाल दिया। इतना करने के बाद वो फिर से सोने चला गया। इतने में धीरे धीरे उसकी आंख फिर से लग गई और वो गहरी नींद में चला गया। वो सोया ही था कि अचानक फिर से उसके कानों में वो ठक 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 की आवाज गूंजी। फिर क्या था, वो फिर से सर खुजाते हुए अपने बिस्तर पर उठ बैठा और इस बार उसने आव देखा ना ताव सीधी नजरें हांडी पर डाली।
जी हाँ, जो उसने सोचा था बिल्कुल सही था। हांडी बुरी तरह से हिल रही थी और उसमें से तेज तेज फुफकारने की आवाजें आ रही थी। पर इस बार ये देखकर भैरू को खुद पर बहुत गुस्सा आया। उसने अपने दोनों हाथों से ही अपने बनियान को पकड़ लिया और खुद को जोर जोर से हिलाने लगा। फिर क्या, अपने दोनों हाथों से उसने अपने ही जबड़े में 2-4 कस के लगा दिया और चिल्ला चिल्ला कर खुद को डांटने लगा। कमीने, तेरी वजह से मैं कब से सोने की कोशिश कर रहा हूं पर सो नहीं पा रहा। अरे किसने कहा था तुझे इस मुसीबत को उठाकर घर लाने को? साला ना खुद सोता है ना मुझे सोने देता है। खैर, खुद को कुछ देर तक स्वयं भैरू बनकर अच्छी खासी पिटाई करने के बाद वो थोड़ी देर के लिए रुका। सच कहे तो उसने खुद को अच्छे से पीट डाला था। वो थोड़ा रुका ही था कि एक बार फिर उसके कान में उस हांडी की आवाज टकराई। इस बार आवाज पहले से थोड़ी गहरी थी। ये सुनकर गुस्से में वो खुद से ही खुद को छुड़ाकर बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और वहां पहुंचकर उसने हांडी के ऊपर से ढक्कन हटाया। पर इस बार का नजारा पहले से भी बहुत भयानक था। उस छोटे से लौटे के बराबर का सांप अब पूरे हांडी के बराबर हो चुका था। उसकी आंखें अजीब सी भयानक लग रही थी। वो बुरी तरह से फुफकार रहा था और उसके भाव ऐसे थे कि वो कभी भी हांडी फोड़कर बाहर आ सकता था। इतने समय में पहली बार भैरू को उसे देखकर थोड़ी सी घबराहट हुई। वो सांप बुरी तरह से बड़ा हो रहा था और उसके आकार के साथ साथ उसके भाव में भी भयानक से परिवर्तन आ रहे थे। भैरू तो ये सोच सोचकर कांप रहा था कि वो उसे कभी भी डस बैठता अगर उसने समय पर हांडी का ढक्कन दोबारा न लगाया होता। भैरू बुरी तरह से हाफ रहा था। इस बार भय की एक लहर उसके रीढ़ में दौड़ चुकी थी। उसे भय तो बहुत लग रहा था, पर फिर भी उसने तुरंत उस सांप को ले जाकर इस बार घर के पानी पीने के मटके, जो कि उसकी हांडी से 2 गुना बड़ा था, उसमें जाकर डाल दिया और उसके मुंह को भी कसकर बंद कर दिया। इधर मटके में डालते ही वो उसके भीतर ऐसे हिलने लगा जैसे वो गुस्से में बाहर निकलकर सब कुछ तबाह कर देगा। वो आवाजें ऐसी थी कि मटका कभी भी फूट सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे जगह की कमी की वजह से वो भयानक गुस्से में था। भैरू के आंखों के सामने वो मटका ऐसे हिल रहा था जैसे उसमें साक्षात शैतान कैद हो। अब भैरू के हाथ पैर बुरी तरह से कांप रहे थे। अब उसे बर्तन बदलने में भी बहुत डर लग रहा था, पर वो समझ चुका था कि यदि बर्तन बदलने में देर हुई तो उसके साथ बहुत बुरा हो सकता था। ये सब सोचकर इस बार उसने चुना घर के सबसे बड़े चावल रखने के बर्तन को। उसने जाकर उस जमाने में गांव में चावल रखने के लिए बड़े बड़े मिट्टी के ड्रम जैसे बर्तन, जो उसके पास भी एक था, उसको खाली किया। वैसे भी उसमें कुछ खास था भी नहीं। उसे खाली करने के बाद वो फिर से सांप वाले पानी के मटके को उसके पास ले गया। मटका अभी भी भीतर से बुरी तरह से हिल रहा था। इतने में उसने एक कोने से उसका मुंह हल्का सा हटाया, पर ये क्या, ढक्कन हटाते ही एक भयंकर नाग फुफकारते हुए अपना सर निकालता है। इस समय वो दिखने में साक्षात काल जैसा नजर आ रहा था। उसके वर्ण चिन्ह बहुत ही भयंकर विषधर होने का सबूत दे रहे थे और उसका आकार
उसे मायावी होने का। उसे देखकर भैरू के हाथ पैर बुरी तरह से कांप रहे थे। फिर भी उसने साहस करके मटकी के खुले वाले स्थान को चावल के ड्रम की तरफ बढ़ाया और उसके ऐसा करते ही उसके आंखों के सामने वो बड़ा सा भयानक सांप बिजली की रफ्तार से ड्रम में जाकर समा गया। ये देखकर भैरू भीतर से कांप सा उठा कि वो सांप भैरू के सामने ही उस ड्रम के ढक्कन बंद करने से पहले ही बुरी तरह से बड़ा हो रहा था। यानी कुछ समय में ये ड्रम भी उसके लिए छोटा पड़ने वाला था। ये देखकर अब उससे और ना रहा गया। रात के लगभग 3 बजे के आसपास का समय था। उसी समय वो अकेले पड़ोस में रहती बुढ़िया, जिनका बेटा और बहू शहर में रहते थे, उनके घर की तरफ जा पहुंचा। वो बुरी तरह से हाफ रहा था और जोर जोर से बूढ़ी अम्मा के दरवाजे को ठोक रहा था। अम्मा, ओ अम्मा, मैं भैरू हूँ, जल्दी दरवाजा खोलो। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि बुढ़िया के साथ साथ आसपास के कुछ लोग भी जाग गए। इतने में बुढ़िया ने भी दरवाजा खोला और खोलते ही पहले ही बोल उठी, क्या हुआ बेटा? फिर से आधी रात को भूख लगी है तुझे? मैंने तो खाते समय तुझे बहुत ढूंढा, पर तू तो शाम से कहीं गायब था। इतने में गांव के एक बुजुर्ग और उनका बेटा किशन भी वहां से बाहर निकल आए। उन सबको एक साथ देखकर, अरे अच्छा हुआ आप सब मिल गए। कि आप लोगों के पास कोई बड़ा सा बर्तन है? अचानक इतनी रात को बर्तन मांगने पर जब उन लोगों ने उससे उसका कारण पूछा, तो उसने कहते कहते पूरा शमशान का माजरा और उसके बाद घर में हुई घटनाएं उनके सामने कह सुनाई। उसकी बात सुनते ही के सभी जो भी वहां मौजूद थे सभी समझ चुके थे कि मामला बहुत गंभीर है। फिर क्या था, उन सबको मामले की गंभीरता अच्छी तरह से समझ आ गई। उन्होंने जरा भी समय व्यर्थ नहीं किया और वे सब तुरंत भैरू को लेकर गांव के आखिरी छोर में रहते विश्वनाथ तांत्रिक के घर की तरफ बढ़ गए। पर वहां जाकर तो सब और हैरान रह गए। वो एक छोटी सी फूस की बनी झोपड़ी थी। झोपड़ी के भीतर रात रानी और चंदन की खुशबू चारों तरफ सराबोर थी। झोपड़ी में बस एक बड़े से कड़वे तेल का दिया जल रहा था। झोपड़ी के बीचों बीच एक 1 से 1.5 फीट ऊंची देवी की प्रतिमा थी, जिसके शरीर में सांप ही सांप रेंग रहे थे। उसका स्वरूप काफी भयानक था, पर उससे भी भयानक आगे का दृश्य था। कारण उस छोटी सी झोपड़ी में एक लगभग 6 फीट का बूढ़ा आदमी उस मूर्ति के चारों तरफ अपने शरीर को किसी रबर के सांप की तरह मोड़ मोड़ कर लौट रहा था। उसका शरीर ऐसे मुड़ा हुआ था जैसा इंसानी शरीर में संभव ही नहीं है। वो बुरी तरह से तड़प भी रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके ऊपर किसी देवी का आवेश आया हुआ है। वो बार बार अपनी जीभ को बाहर निकालकर लपलपा रहा था। उसका स्वरूप बहुत ही भयानक था। उस बूढ़े ने केवल एक लंगोट पहनी हुई थी। पूरा शरीर नंगा था और उसके चेहरे और शरीर सिंदूर ही सिंदूर लिपटे हुए थे। उसका पूरा स्वरूप देखकर वो चारों बाहर खड़े बुरी तरह से कांप रहे थे। भैरव तो उनके पास जाने को भी राजी नहीं था। अभी वो द्वार तक पहुंचकर उन्हें देखकर थरथर कांप ही रहे थे कि अचानक
वो बूढ़ा भीतर से बुरी तरह से तेज आवाज में चिल्लाया। एक की कोरेची शैतान, ये किसे पकड़ के लाया है तू गांव के भीतर? वो विध्वंस मचा देगा। तू जानता भी है तूने किसे पकड़ा है? राग पकड़ा है तूने, राग। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और हाँ, प्लीज़ इस बार तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप लोग बिना सब्सक्राइब करे कहाँ चले जाते हो? मैं आपको ढूंढती रहती हूँ। तो दोस्तों, अब ये कहानी लगभग अंत की तरफ है, मतलब। और आज का एपिसोड मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा है। बाकी आप लोग जाने, आप लोग बताइए मुझे कमेंट करके कि आपको एपिसोड कैसा लगा। एंड यस, लाइक करना बिल्कुल ना भूले और सब्सक्राइब तो ज़रूर करो। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, आप मेरा दिल दुखा रहे हो। अब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार, तभी तो अच्छी अच्छी स्टोरी आएगी आगे। अभी अभी तो मैंने स्टार्ट किया, आप लोग साथ नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा? चलो जल्दी से सब्सक्राइब करो अभी कभी। और हाँ, लाइक ज़रूर कर देना।